12 अक्टूबर सन 1492। इतिहास की वो तारीख जब एक आदमी ने बहामास की सफ़ेद रेत पर अपना झंडा गाड़ा और इंसानियत की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। हम सब उसका नाम जानते हैं, बचपन से हमारी किताबों में पढ़ाया गया है। क्रिस्टोफर कोलंबस, द मैन हु डिस्कवर्ड अमेरिका। लेकिन ज़रा एक मिनट रुकिए और दुनिया के नक्शे को गौर से देखिए। इन दो विशाल महाद्वीपों का नाम नॉर्थ एंड साउथ कोलंबिया नहीं है, इनका नाम है द अमेरिकाज। पूरी दुनिया जिस ज़मीन को जानती है उसका नाम कोलंबस पर नहीं बल्कि एक दूसरे आदमी के नाम पर है। एक ऐसा आदमी जो कोलंबस की तरह कोई महान नाविक नहीं था, कोई राजा नहीं था, ना ही कोई योद्धा था। वो फ्लोरेंस का एक साधारण लॉजिस्टिक मैनेजर था, एक मुनीम जो जहाज़ों को राशन और अचार सप्लाई करता था। उसका नाम था अमेरिको वेस्पुची। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतिहास ने कोलंबस को भुलाकर अमेरिको को क्यों चुना? क्या ये इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी? क्या अमेरिका ने कोलंबस का क्रेडिट ले लिया, या फिर ये 500 साल पुरानी एक स्पेलिंग मिस्टेक थी जिसने दुनिया का नाम ही बदल दिया? आज द इतिहास वाला पर हम इसी गलती का पर्दाफाश करेंगे। ये कहानी है एक चोरी हुए महाद्वीप की। इस कुत्ते को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले कोलंबस के दिमाग को पढ़ना होगा, और हम भारतीयों के लिए ये गलती बहुत ही पर्सनल है। क्रिस्टोफर कोलंबस कोई नई दुनिया नहीं ढूंढ रहा था। उसका मकसद अमेरिका खोजना तो था ही नहीं, वो तो हमें ढूंढ रहा था, इंडिया को। 15वीं सदी में यूरोप को इंडिया के मसालों, रेशम और सोने का जुनून था, लेकिन रास्ता बंद था। कोलंबस ने एक अजीब गणित लगाया। उसने मार्को पोलो की किताब पढ़ी थी। उसका मानना था कि धरती बहुत ही छोटी है और अगर वो पश्चिम से चले तो वो सीधे जापान और इंडिया के तट पर जा निकलेगा। ये एक जुआ था, एक ऐसा जुआ जिसे कोई और खेलने को तैयार ही नहीं था, लेकिन कोलंबस अपनी धुन का पक्का था। जब सन 1492 में वो बहामास के टापू पर उतरा तो उसके सामने एक पूरी नई दुनिया थी। अनजान फल, अनजान जानवर और वो लोग जो बदन पर कपड़े ही नहीं पहनते थे। कोई और होता तो समझ जाता कि ये एशिया नहीं है, ये इंडिया नहीं है, लेकिन कोलंबस, उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उसने उन लोगों को देखा और कहा ये तो इंडियंस हैं, क्योंकि उसे लगा वो इंडिया के पास है। उसका यकीन इतना पक्का था, या यह कह लीजिए इतना अंधा था, कि जब वो क्यूबा पहुंचा तो उसे लगा कि ये चीन का कोई हिस्सा है। उसने अपने जहाज के क्रू को इकट्ठा किया और उनसे ज़बरदस्ती एक दस्तावेज पर साइन करवाया। एक कसम खिलाई कि हम चीन के तट पर हैं, और जिसने मना किया उसे साफ धमकी दी कि उसकी जुबान काट दी जाएगी। सोचिए, एक आदमी जिसके सामने सच खड़ा है लेकिन वो उसे मानने से इनकार कर रहा है। कोलंबस ने एक नहीं 4 यात्राएं की, सन 1492 से सन 1504 के बीच। वो बार बार आता रहा। वो वेनेजुएला, सेंट्रल अमेरिका, सब जगह गया। उसने विशाल नदी ओरिनोको को देखा, जिसका पानी इतना मीठा और इतना ज़्यादा था कि वो किसी टापू में नहीं आ सकता था। उसे शक हुआ कि शायद ये एक बड़ा महाद्वीप है। उसने अपनी डायरी में लिखा ओट्रो मुंडो, एक दूसरी दुनिया। लेकिन फिर उसका पुराना जुनून वापस आ गया। उसने खुद को समझाया, नहीं, ये कोई नया महाद्वीप नहीं है, ये एशिया का ही पिछला दरवाज़ा है। शायद ये गार्डन ऑफ ईडन है, स्वर्ग का बगीचा।
उसने दरवाज़ा तो खोला लेकिन उस कमरे को देखने से इनकार कर दिया। वो मरते दम तक सन 1506 तक यही कहता रहा, मैंने इंडिया का रास्ता खोज लिया है। और इतिहास का एक बहुत ही क्रूर नियम है, अगर आप जानते ही नहीं कि आपने क्या खोजा है तो क्या आप उसका नाम रख सकते हैं। अब हमारी कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की, वो आदमी जिसका नाम आज हम हर नक्शे पर देखते हैं। नाम था अमेरिको वेस्पुची। ये कोलंबस जैसा नहीं था। कोलंबस एक सपना देखने वाला, लेकिन वेस्पुची एक डेटा एनालिस्ट था। वो एक बैंकर था, मेडिसी परिवार के लिए काम करता था। उसका काम जहाज़ों का हिसाब किताब रखना था। लेकिन सन 1499 में इस बैंकर ने कलम छोड़ी और समुद्र में उतर गया। साल था 1501। वेस्पुची एक पुर्तगाली जहाज़ पर सवार होकर वहाँ गया जहाँ कोलंबस कभी गया ही नहीं था, दक्षिण की तरफ, बहुत ही दक्षिण। ब्राज़ील के तट के साथ साथ उसका जहाज़ चलता गया। हज़ारों मील का सफ़र। कोलंबस का मानना था कि एशिया का तट कहीं न कहीं ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये ज़मीन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और फिर वेस्पुची ने आसमान की तरफ देखा। यूरोप के आसमान में दिखने वाला ध्रुव तारा अब क्षितिज के नीचे डूब चुका था और उसकी जगह एक नया नक्षत्र चमक रहा था, सदर्न क्रॉस। वेस्पुची ने अपना गणित लगाया। उसने तारों को देखा, ज़मीन की लंबाई नापी और तभी उसके दिमाग में वो क्लिक हुआ, ये एशिया हो ही नहीं सकता। मार्को पोलो ने जिस एशिया की बात की है वो ये है ही नहीं, वो एक बिल्कुल ही नई दुनिया है। वापस आकर उसने कोलंबस की तरह इसे छिपाया नहीं, अपने दोस्तों को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी को उसने ऐसा टाइटल दिया जिसने यूरोप में आग लगा दी। उसने लिखा मुंडस नोवस, यानी कि द न्यू वर्ल्ड, एकदम नई दुनिया। और ये शब्द नई दुनिया किसी ने पहले इस्तेमाल नहीं किया था, ये एक धमाका था। अब यहाँ आता है टेक्नोलॉजी का रोल। उस जमाने में अभी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था। कोलंबस की रिपोर्ट सरकारी फाइलों में दब रही थी, टॉप सीक्रेट बन गई थी। लेकिन अमेरिका की चिट्ठियाँ वो मसालेदार थीं, उसमें अजीब जानवरों की बातें थीं, खुलेआम घूमने वाले आदिवासियों की बातें थीं। एक नई दुनिया का रोमांच था। प्रिंटिंग प्रेस ने इन चिट्ठियों को छापना शुरू किया। पेरिस, वेनिस, जर्मनी, हर जगह ये चिट्ठियाँ वायरल हो गईं। आज के ज़माने में जैसे कोई ट्वीट या वीडियो वायरल होता है, 16वीं सदी में अमेरिकी वेस्पुची वायरल हो गया। पढ़ा लिखा यूरोप अब कोलंबस की बोरिंग रिपोर्ट्स नहीं बल्कि अमेरिका की रोमांचक कहानियाँ पढ़ रहा था। और सबकी जुबान पर एक ही बात थी, वेस्पुची ने एक नई दुनिया खोज ली है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी है। नाम रखने का फैसला समंदर पर नहीं बल्कि वहाँ से हज़ारों मील दूर पहाड़ों में हुआ। साल था सन 1507। जगह थी सैंटियागो, फ्रांस। यहाँ एक छोटे से कमरे में विद्वानों का एक ग्रुप दुनिया का नया नक्शा बना रहा था। उनमें 2 लोग मुख्य थे। एक था मैप मेकर मार्टिन वाल्डसी मूलर और दूसरा था एक पोएट मैथियास रिंगमैन। उनके पास अमेरिका की वो वायरल चिट्ठियाँ तो थीं, लेकिन कोलंबस के सीक्रेट रिपोर्ट्स नहीं थीं। उन्हें लगा असली हीरो तो अमेरिका ही है, उसी ने तो पहचाना ये नई जगह। जब नक्शा बनाने की बारी आई तो उन्हें इस नई ज़मीन को एक नाम देना था। उस कवि रिंगमैन ने एक बहुत ही पोएटिक तर्क दिया। उसने कहा, देखो भाई, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ये सब महिलाओं के नाम पर है, तो फिर इस नई ज़मीन का नाम भी तो एक महिला के नाम पे होना चाहिए।
उसने अमेरिका के नाम को लिया और उसे महिला का रूप दिया, यानी कि अगर उसमें ए लगा दें तो वो थोड़ा फेमिनाइन हो जाता है, इसलिए उसने उसका नाम रखा अमेरिका। उसने लिखा, मुझे कोई वजह नहीं दिखती कि हम इसे अमेरिका ना बुलाएं, और बस फैसला हो गया। मार्टिन वाल्सी मूलर ने अपना विशाल नक्शा तैयार किया। ये दुनिया का पहला नक्शा था जिस पर प्रशांत महासागर दिखाया गया और दक्षिण अमेरिका के ऊपर बड़े बड़े अक्षर में पहली बार वो शब्द छापा गया, अमेरिका। इस नक्शे की 1000 कापियाँ छपीं। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या थी। ये नक्शे स्कूलों में गए, राजाओं के महलों में गए और विद्वानों की मेज पर गए, और जैसे ही स्याही सूखी वो गलती अमर हो गई। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। सच्चाई को छुपाना आसान नहीं था। कुछ साल बीते, मैप मेकर वाल्सी मूलर को नई रिपोर्ट्स मिली। शायद उसे कोलंबस के मुकदमे के बारे में पता चला या स्पेन से कोई खबर आई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे झटका लगा, अरे ये मैंने क्या कर दिया। असली खोज तो कोलंबस ने की थी, वेस्पुची तो बाद में गया था। उसने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। साल था 1513। उसने दुनिया का एक नया नक्शा बनाया और इस बार उसने अमेरिका नाम वहाँ से मिटा दिया। हाँ, आपने सही सुना, उसने नाम हटा दिया। उसने उस जगह पर लिखा टेरा इनकॉग्निटा। इसका मतलब था एक अनजान ज़मीन, और साथ में एक नोट लिखा, इस ज़मीन को कोलंबस ने खोजा था। उसने इतिहास का अंडू बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस की ताकत को कम आंक रहा था। 1507 वाला नक्शा वायरल हो गया था। वो पहले ही पूरी दुनिया में फैल चुका था। शायद ये दुनिया का पहला वायरल होना था। जैसे आज इंटरनेट की दुनिया में चीज़ें वायरल हो जाती हैं, ऐसे ही उस समय नया नया प्रिंटिंग प्रेस आया था और उसका पहला ही वर्क वायरल हो गया था। लोग उसे पढ़ चुके थे। जुबान पर अमेरिका शब्द चढ़ चुका था। वो सुनने में अच्छा लगता था, बोलने में आसान था। यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका एक ही लय में थे। वाल्सी मूलर चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। दूसरे मैप मेकर्स ने पुराने नक्शे को कॉपी करना जारी रखा, और रही सही कसर, सन 1538 में एक और मशहूर मैप मेकर मार्केटर ने पूरी कर दी। उसने सोचा अमेरिका पूरे महाद्वीप का नाम है, तो उसने ये नाम दक्षिण के साथ साथ उत्तर पर भी चिपका दिया। एक गलती जो एक छोटे से कमरे में हुई थी, अब वो पूरी दुनिया की सच्चाई बन चुकी थी। तो क्या कोलंबस को पूरी तरह भुला दिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सदियों तक बहुत से लोगों ने इस गलती को सुधारने की कोशिश की। खासकर सन 1700 में जब अमेरिका एक नया देश बना, तो लोग चाहते थे कि देश का नाम कोलंबिया ही हो, कोलंबस के सम्मान में। आपने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबस डीसी सुना होगा, वाशिंगटन डीसी के साथ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी सुनी होगी। यहाँ तक अमेरिका का जो पहला राष्ट्रगान था, उसका नाम था हेल कोलंबिया। कवियों ने, लेखकों ने कोलंबिया का नाम बहुत प्रमोट किया। उन्हें लगता था अमेरिका नाम एक गलती है, एक धब्बा है। दक्षिण अमेरिका में तो एक पूरा देश ही बना दिया गया, ग्रैंड कोलंबिया, जो आज का कोलंबिया, वेनेजुएला और इक्वेडर है। लेकिन नक्शे नहीं बदलते। आम बोलचाल में लोग अमेरिकन बन चुके थे, कोलंबियंस नहीं। वो ब्रांड नेम अब इतना मजबूत हो चुका था कि उसे बदलना नामुमकिन थे। तो अंत में इतिहास ने अमेरिका को क्यों चुना? क्या ये नाइंसाफ़ी थी? शायद। कोलंबस ने अपनी जान जोखिम में डालकर तूफानों से लड़ा और एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोला। अमेरिका ने, उसने बस कुछ चिट्ठियाँ लिखीं, लेकिन गहरा सच ये भी है, कोलंबस ने ज़मीन तो खोजी, लेकिन अमेरिका ने उस ज़मीन के मायने खोजे। कोलंबस दुनिया भर पुरानी दुनिया के नक्शे में नई दुनिया को फिट करने की कोशिश करता रहा। वो ज़िद्दी था, वो सच को नकारता रहा। लेकिन वेस्पुची ने कहा, अपनी आंखों से पट्टी हटाओ, ये एशिया नहीं है, ये इंडिया नहीं है, ये कुछ नया है। उसने इंसानियत को
एक नई सोच दी। इतिहास हमें यही सिखाता है, दुनिया उसे याद नहीं रखती जो सबसे पहले पहुंचता है, दुनिया उसे याद रखती है जो समझता है कि उसने क्या खोजा है। कोलंबस ने रास्ता दिखाया, लेकिन अमेरिगो ने उस रास्ते का नामकरण किया, और इसलिए हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कोलंबिया नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। मैं हूँ आपका द इतिहास वाला। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।